आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, लाइव डिस्कशन का, वो है पेरोनीज़ डिज़ीज़। पेरोनीज़ डिज़ीज़ बेसिकली एक एबनॉर्मेलिटी है जिसमें क्या होता है कि हमारे जो नफ्स है या पीनस है उसमें फाइब्रस प्लैक बन जाते हैं, गिल्टियाँ बन जाती हैं फाइब्रस। तो उससे क्या होता है कि जो पीनस है वो टेढ़ा हो जाता है, नफ्स टेढ़ा हो जाता है। प्लस ये है कि मिलाप करने में भी अपने पार्टनर से मिलाप करने में भी मुश्किल होती है और नफ्स के अंदर दर्द भी होता है। ये इसकी जनरल प्रेजेंटेशन है। और ये होता किस वजह से है, मतलब कि जो पेरोनीज़ डिज़ीज़ है ये क्यों होती है। अच्छा, इसमें ये है कि इस पेरोनीज़ डिज़ीज़ के मुतालिक आप लोगों के कोई सवालात हों तो वो आप टाइप करते जाइएगा। मैं इस डिस्कशन के दौरान आपके सवालों के जवाब भी देता जाऊंगा साथ साथ में। तो इसमें क्या होता है, जो काजेज़ हैं, इनकी वजह क्या बनती है, वो ये है कि हर जो मिलाप करते हैं उसके साथ जो खून की छोटी छोटी रगें होती हैं हमारे जिस्म की, उसका थोड़ा सा ट्रॉमा होता है। ठीक है, ये ट्रॉमा हर बंदे में होता है और वो स्लोली स्लोली हील हो जाता होता है। कुछ लोगों में क्या होता है कि उस ट्रॉमा के बाद उनकी जो हीलिंग टेंडेंसी है, जिसमें कोलेजन की मिकदार बहुत ज़्यादा उसमें डिपॉज़िट हो जाती है। कुछ लोगों की ये बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो कोलेजन जो है बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिपॉज़िट हो जाता है हीलिंग के अंदर। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे फाइब्रस प्लेक बन जाते हैं, और जिस साइड पे फाइब्रस प्लेक बनते हैं तो जैसे ही होशियारी आती है तो नफ्स उसी साइड पे टेढ़ा हो जाता है। प्लस ये है कि दर्द भी होता है। तो ये इसकी एग्जैक्ट एटियालॉजी किसी को नहीं पता। ये थ्योरीज़ हैं कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये होता है कि नफ्स जो है एक साइड पे टेढ़ा हो जाता है। ये बेसिकली सेक्सुअल ट्रॉमा की वजह से इस तरह होता है। तो इसके जो सिम्टम हैं वो ये हैं कि पेशेंट कहता है आके कि मुझे जो है नफ्स के अंदर गिल्टी सी महसूस होती है। और दूसरा ये कहता है कि मैं जब मिलाप करता हूँ अपनी बीवी के साथ तो मेरा जो नफ्स है वो टेढ़ा हो जाता होता है। प्लस ये है कि मिलाप करते हुए दर्द भी होता है। ये मरीज़ की कंप्लेन होती हैं। और कुछ मरीज़ों में ये भी होता है कि वो कहते हैं कि हमारा जो नफ्स है वो पहले की निस्बत छोटा हो गया, उसका साइज़ जो है वो छोटा हो गया है। प्लस ये है कि कुछ मरीज़ों में ये होता है कि एक नफ्स का एक हिस्सा जो है पिंच हुआ हुआ होता है और अगला हिस्सा ठीक होता है। इसको आर ग्लास डिफॉर्मिटी कहते हैं। अब्दुर्रहमान साहब कह रहे हैं कि जी सर आई हैव दिस इशू। जी हम यही डिस्कशन कर रहे हैं। आपका इसके रिगार्डिंग कोई सवाल हो तो हमें आप मैसेज करके बता दें, उसका मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो ये उसके सिम्टम होते हैं मरीज़ के। मैं दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ। उसमें ये है कि मरीज़ कहता है मुझे नफ्स के अंदर जिल्द के नीचे गिल्टी बनी हुई है। और दूसरा ये है कि मिलाप के दौरान नफ्स टेढ़ा हो जाता है। वो टेढ़ा ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है और साइडों पे भी हो सकता है। और तीसरा ये कहते हैं कि नफ्स जो है पहले से छोटा हो गया है। प्लस ये है कि मिलाप करने में दर्द होता है। ये मरीज़ों की एक जनरल कंप्लेन होती है कि हमें ये मसले हैं। और इसकी जहाँ तक तशख़ीस का ताल्लुक़ है कि मतलब इसको कैसे तशख़ीस किया जाता है, तो वही मरीज़ जब आता है तो उससे एक तो हम हिस्ट्री लेते होते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। उसमें ये होता है कि वही पूछते हैं कि कितने अरसे से है ये मसला, और दर्द होता है नहीं होता, नफ्स कितना एक टेढ़ा है।
उसका जो टेढ़ापन है वो 30 डिग्री तक एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। 30 डिग्री तक उसका मतलब मिलाप करने में कोई इशू नहीं होता। और अगर 30 डिग्री से ज़्यादा टेढ़ा हो तो वो फिर जो मिलाप होता है इंटरकोर्स में भी प्रॉब्लम होता है पेशेंट को। तो ये हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं और साथ में उसको मर्दाना कमज़ोरी तो नहीं हो रही, ये सारे प्रॉब्लम हम उससे डिस्कस करते होते हैं। और साथ में फिर एग्ज़ामिनेशन करते हैं ये देखने के लिए कि जो फाइब्रस प्लेक बना हुआ है वो किस जगह पे बना हुआ है, मतलब पीनस के कौन से पार्ट पे है, प्रॉक्सिमल है, मिड पे है या डिस्टल शेफ्ट पे है, और राइट साइड पे है या लेफ़्ट साइड पे है, कौन सी साइड अफेक्टेड है, तो उसको फिर हम एग्ज़ामिन करते हैं। और साथ में ये है कि इन्वेस्टिगेशन में ये होता है कि डॉपलर स्कैन करवाते होते हैं, उसमें डॉपलर पे हमें उसकी कैल्सिफिकेशन का आइडिया हो जाता है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का आइडिया हो जाता है, प्लस ये है कि पीनस की वास्कुलरिटी का पता चल जाता है कि उसकी जो खून वाली रगें हैं वो सही हैं, पेटेंट हैं कि नहीं हैं। अच्छा, अब्दुलरहमान साहब ने दोबारा कमेंट किया है, सर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया है, क्या आप वो देखकर बता सकते हैं कि कितना क्रिटिकल इशू है। उसमें अल्ट्रासाउंड भी देख के इसमें पेशेंट की डिस्क्रिप्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, एग्ज़ामिनेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इन्वेस्टिगेशन भी ठीक है, बट ये है कि जो आपका एक्चुअल प्रॉब्लम है और उसको एग्ज़ामिन करके ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, इसकी बजाय कि खाली रिपोर्ट भी हम देख सकते हैं, रिपोर्ट का इशू नहीं है, बट ये है कि वो कंप्लीट केस डिस्कस नहीं होगा अगर खाली रिपोर्ट देखेंगे तो। अच्छा, एक और साहब ने कहा है जी, हैंड प्रैक्टिस की वजह से थोड़ा है, गलती नहीं है, बट सेक्स में पेन होता है, क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अच्छा, क्वेश्चन अपना दोबारा टाइप करें। इन्होंने पूछा है जी, हैंड प्रैक्टिस की वजह से थोड़ा है, गिल्टी नहीं है, बट सेक्स में पेन होता है, क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ये तो एग्ज़ामिन करना पड़ेगा। गिल्टी कभी कभी मरीज़ को खुद नज़र नहीं आती होती, वो डॉक्टर देख कर ही बता सकता है कि मतलब है कि नहीं है। और सेक्स करते हुए पेन हो रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम तो है। और जो इन हैंड प्रैक्टिस का कह रहे हैं, मतलब मेंस्ट्रुएशन या मुश्तनी जिसको कहते हैं, तो उसमें भी ये बेसिकली इंटरकोर्स ट्रामा है या रिपीटेड जो ट्रामा होता है, खून की रगें जो हैं हमारे पीनस की, उसकी वजह से। तो इसमें ये है कि जो फ्रीक्वेंटली ये मेंस्ट्रुएशन या हैंड प्रैक्टिस करते हैं तो उनमें भी ये रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप जितना रैपिडली या विगरसली करेंगे तो उससे ट्रॉमा बढ़ता है, आपका जो है जो नफ्स की रगें होती हैं उनको चोट ज़्यादा लगती है। अच्छा जी, अब्दुलरहमान साहब कह रहे हैं गिल्टी से साइज़ रेड्यूस हुआ है, क्या ट्रीटमेंट के बाद साइज़ रेस्टोर हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये है कि अब पहले तो काम, अभी हम ट्रीटमेंट पे आते हैं, वो फिर आपको बताते हैं कि उसका ट्रीटमेंट क्या है और साइज़ जो है रेस्टोर होगा या नहीं होगा। तो अगर तो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो जाए और वो जो गिल्टी या प्लेक टिश्यू बना हुआ है वो डिज़ाल्व हो जाए तो फिर तो साइज़ रेस्टोर हो जाएगा। अगर उसका ट्रीटमेंट सही से नहीं होता, वो प्लेक वैसे का वैसे रहता है या वक्त के साथ साथ बढ़ता है, तो फिर साइज़ रेस्टोर तो नहीं होगा, हो सकता है और ज़्यादा शार्ट हो जाए, पीनस पीनस का साइज़ और छोटा हो जाए, ये पॉसिबल है।
अच्छा, जहाँ तक इसके ट्रीटमेंट का ताल्लुक है ना, इसके मल्टीपल ऑप्शन ट्रीटमेंट के अवेलेबल हैं। कुछ ओरल मेडिसिन है, कुछ इंजेक्शन होते हैं, और प्लस इसका जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो भी होता है। ओरल मेडिसिन में ये होता है कि क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए डिफरेंट मेडिसिन अवेलेबल हैं, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट का भी कुछ लोग एडवाइस करते होते हैं। लेकिन ये है कि ओरल मेडिसिन का ना इस पे इतना ज़्यादा असर होता नहीं है। अगर आपको इंटरकोर्स के दौरान पेन हो रहा है तो पेन किलर लेने से पेन तो ठीक हो जाएगा, मतलब मिलाप से कुछ देर पहले अगर आप पेन किलर ले लें तो आपका दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन ये है कि आप कहें कि वो बिल्कुल जो है ना प्लेग ही ठीक हो जाएगा, तो वो सही नहीं होगा। जो एक्चुअल उसकी एटियोलॉजी है ना, जो जिस वजह से वो प्लेग बन रहा है, तो वो इन ओरल मेडिसिन से अमूमन ठीक नहीं होता। कुछ परसेंटेज है पेशेंट की, बहुत कम, जिसमें ये डिज़ीज़ खुद ब खुद वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में ये होता है कि ये खुद ब खुद ठीक नहीं होती। अच्छा, उसमें साथ में अगर पेशेंट कह रहा है कि उसको मर्दाना कमज़ोरी भी हो रही है, तो उसके साथ हम ओरल में वयाग्रा भी ऐड कर देते होते हैं, ताकि उसकी इरेक्शन मेंटेन रहे, और साथ में ये है कि उसकी लेंथ की शार्टनिंग ना हो, उसका जो पीनस की जो लेंथ है वो रेड्यूस ना हो। तो वयाग्रा इसमें ऐड करना पड़ता है अगर पेशेंट को मर्दाना कमज़ोरी हो रही है। तो इसमें जो दूसरे नंबर पे है इंजेक्शन में भी मल्टीपल ऑप्शन है, लेकिन जो एक मोस्ट एक्यूरेट या कह लें या मोस्ट इफ़ेक्टिव इंजेक्शन है वो है कोलेजिनेज इंजेक्शन आता है, जो वहाँ पे फाइब्रस प्लैक बना हुआ है ना, उसके अंदर उसको इंजेक्ट करते हैं, और वो जो कोलेजन का सारे फाइबर या गिल्टी बनी हुई है, तो वो इसको मुकम्मल तौर पर डिज़ॉल्व कर देता है। ठीक है, तो ये इंजेक्शन वैसे बहुत महंगा है, जो मतलब पाकिस्तान में अवेलेबल भी नहीं है कोलेजिनेज इंजेक्शन, और इसकी जो प्राइस है डिफरेंट कंपनीज़ की, एक ज़िया फ्लेक्स के नाम से आता है इंजेक्शन कोलेजिनेज, तो उसकी मैंने यूके से पता करवाया था कुछ जानने वालों से कि ये इंजेक्शन कितने का आता है, तो वो पाउंड से जब पाकिस्तानी रुपीज़ में उसकी कीमत कन्वर्ट की है ना, तो वो तकरीबन 24 लाख का एक इंजेक्शन बन रहा है। तो वो फिर मुझे बाद में आइडिया हुआ, अच्छा ये पाकिस्तान में क्यों नहीं है ये उस एक इंजेक्शन की कीमत बन रही थी 24 लाख, और मरीज़ को हर 15 दिन बाद इंजेक्शन लगाना पड़ता है। 6 इंजेक्शन तो लाजमी लगते हैं, ठीक है, और कभी कभी मरीज़ों को 10 इंजेक्शन भी लगाने पड़ जाते हैं जब तक उसका मसला सही नहीं होता। तो फिर आप जो है ना 24 लाख को मल्टीप्लाई कर लें कि वो कितने पैसे बनेंगे, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो वो फिर जो है ना मतलब पाकिस्तान में आता भी नहीं है। जिन लोगों की जो लोग बाहर रहते हैं और उनकी इंश्योरेंस हुई हुई होती है, तो उनको लगवाना ज़्यादा इजी होता है। वैसे जो है ना उस इंजेक्शन की कास्ट पे करना इतना आसान काम नहीं है। और बाकी भी कुछ इंजेक्शन हैं जिसमें इंटरफिरॉन के भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं उस गिल्टी या फाइब्रस प्लेग के अंदर, उनके भी रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। और कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आते हैं, विरापा में एक इंजेक्शन है आइसॉप्टेन के नाम से आता है, वो भी जो है उस जो फाइब्रस प्लेग बना हुआ है उसके अंदर लगाते होते हैं। हर 15 दिन बाद एक इंजेक्शन लगता है। टोटल 6 इंजेक्शन इनिशियली लगाते होते हैं, फिर बाद में उसकी प्रोग्रेस को देख के कभी कभी 10 या 12 इंजेक्शन भी लगाने पड़ सकते हैं 15-15 दिन के वक्फे के साथ। तो उसको फिर मॉनिटर करते हैं कि वो जो प्लेग है वो डिज़ॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसकी प्रोग्रेस को देखते हुए फिर आगे बाकी प्लान किया जाता है। तो इसकी जहाँ तक सर्जरी का ताल्लुक़ है, ऑपरेशन भी वो भी एक ऑप्शन है। तो ऑपरेशन में ये होता है कि अगर तो पीनस की लेंथ अच्छी है, तो जिस साइड पे कर्वेचर बना हुआ है
उसके अपोजिट साइड पे जो लांग है साइड है, उस साइड पे एक नेस्बत प्रोसीजर होता है, कुछ स्टिच लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो उसका टेढ़ापन है वो ठीक हो जाता है। लेकिन ये है कि वो जो एक्चुअल प्रोसेस है फाइब्रस प्लैक वो मतलब डिज़ोल्व नहीं होगा। लेकिन ये है कि अगर उसका कर्वेचर बहुत ज़्यादा टेढ़ा हुआ है, पीनस बहुत ज़्यादा टेढ़ा हुआ है, तो वो ठीक हो जाएगा। और ऐसे मरीज़ जिनको ये डिज़ीज़ है, पेरोनीज़ डिज़ीज़ है, जिसमें नफ्स टेढ़ा हो जाता है और साथ में उनको मर्दाना कमज़ोरी भी हो गई है और उस पर कोई दवाई असर नहीं कर रही, तो उनके लिए फिर पिनाइल इम्प्लांट होते हैं जो नफ्स के अंदर कुछ मेलिएबल होते हैं या इन्फ्लेटेबल, डिफरेंट टाइप्स हैं इम्प्लांट की, तो वो डाल देते होते हैं। ठीक है, तो वो बेस्ट हैं उन मरीज़ों के लिए जिनको मर्दाना कमज़ोरी है और दवाई बिल्कुल असर नहीं कर रही और साथ में उनको ये पेरोनीज़ डिज़ीज़ भी है, तो उनके लिए वो बेस्ट है। वो फिर जो है उससे अपना उनका जो नफ्स है वो भी सीधा हो जाता है, प्लस ये है कि उनको इरेक्शन भी मतलब वो कर सकते हैं और इंटरकोर्स भी कर सकते हैं। तो ये दोबारा उन्होंने पूछा है जी सर ट्रीटमेंट का कास्ट क्या है। कास्ट मैंने अभी आपको बताया है, जो पाकिस्तान में इंजेक्शन अवेलेबल हैं वो तो इतने महंगे नहीं हैं, लेकिन जो असल कोलेजिनेज इंजेक्शन होता है वो बहुत महंगा है। ठीक है, और पाकिस्तान में वो आता भी नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हैवी कास्ट का है। और अब्दुल समद साहब ने पूछा है कि कंजनाइटल पिनाइल कर्वेचर, कंजनाइटल पिनाइल कर्वेचर भी होते हैं। ठीक है, वो फिर देखना पड़ेगा कि उसको किस साइड पे है। जो डार्सल कर्वेचर होता है ना, अगर वो लेस देन 30 डिग्री है, डार्सल कर्वेचर हमेशा बेनिफिशियल होता है, इंटरकोर्स के लिए अच्छा होता है। लेकिन ये है कि कर्वेचर लेस देन 30 डिग्री है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कर्वेचर मोर देन 30 डिग्री है, ये जो मैंने ये देखें, ये ऐसे सीधा है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ऐसे, और 30 इतना बनता है। ठीक है, अगर 30 डिग्री से ज़्यादा का कर्वेचर है तो फिर उसमें आपको इंटरकोर्स बाद में जो शादी होती है तो मिलाप करने में मुश्किल होती है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। पिनाइल इम्प्लांट का पूछा हुआ है कि क्या कास्ट है। डिफरेंट कास्ट के होते हैं, ये बेसिकली एंड्रोलॉजी वाले डालते होते हैं, हम तो नहीं डाल रहे, ये हमारी जनरल डिस्कशन है। तो डिफरेंट कास्ट है, आई थिंक कुछ 6 लाख में भी डाल रहे हैं, कहीं 8 लाख में भी, 10 लाख में भी, डिफरेंट प्राइसेस हैं। तो वो जहाँ पे डाल रहे होते हैं तो वो आपको एग्जैक्ट बता सकते हैं कि कितने पैसे लगेंगे। अच्छा जी, फिर उन्होंने पूछा है जी पिनाइल कर्वेचर का इंटरकोर्स पर इफ़ेक्ट्स। इंटरकोर्स पे यही है ना, अगर पिनाइल कर्वेचर 30 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें यही है कि फिर इंटरकोर्स करने में मुश्किल होती है, पेन भी होता है, पेनफुल इरेक्शन होती हैं, और कभी कभी ये होता है कि पीनस पेनिट्रेट कर ही नहीं पाता वेजाइना के अंदर, तो डिफ़िकल्ट इंटरकोर्स होता है अगर पिनाइल कर्वेचर ज़्यादा है। अगर 30 डिग्री, इसमें 30 डिग्री क्राइटेरिया है, अगर पिनाइल कर्वेचर 30 डिग्री से कम है तो फिर आपका जो है इंटरकोर्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर 30 डिग्री से ज़्यादा है तो फिर डिफ़िकल्ट इंटरकोर्स होता है। लेकिन ये है कि जो पेरोनीज़ डिज़ीज़ है इसमें कर्वेचर विद द टाइम बढ़ता है। अगर डिज़ीज़ आपकी प्रोग्रेस कर रही है तो फिर कर्वेचर बढ़ता है। सिक्सटीन डार्ट प्रोसीजर ये विदाउट डी ग्लविंग नहीं, उसमें डी ग्लविंग करते होते हैं 16 डार्ट पे ना, जिस साइड पे वो 16 डार्ट बेसिकली नाम है, उस साइड पे 16 निशान लगा के और फिर वहाँ पे ना स्टिचिंग करते होते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें जिस साइड पे कर्वेचर है ना उसके अपोजिट साइड पे
स्टिचेस करते होते हैं, तो उससे क्या होता है कि पीनस जो है जिस साइड पे बेंड हुआ हुआ है वो दूसरी साइड पे चला जाता है, सीधा हो जाता है। ठीक है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसका जैसे ही किसी को पता चलता है कि उसको पीनस के नीचे फाइब्रस प्लैक है, या ये है कि उसको इरेक्शन के दौरान पेन हो रहा है, पेनफुल इरेक्शन है या कर्वेचर बढ़ रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट जो है फौरी स्टार्ट किया जाए। जब डिज़ीज़ एक्टिव फेज़ में होती है तो फिर उसका जो है ट्रीटमेंट का फ़ायदा होता है। अगर जब वो मतलब एक काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाती है लेट स्टेज में, तो फिर उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो यही है कि जब डिज़ीज़ एक्टिव चल रही होती है तो उस टाइम उसके ट्रीटमेंट करवाने का फ़ायदा है। जी, यही 16 डार्ट वही अप्लाइकेशन वाला ही है प्रोसीजर, वो अपोजिट साइड पे करते होते हैं। तो फर्टिलिटी पर कोई इफ़ेक्ट, जी वो फर्टिलिटी का इसका डायरेक्टली तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये है कि अगर वो इंटरकोर्स करने में प्रॉब्लम हो रहा है या आप कर ही नहीं पा रहे, तो फिर ज़ाहिर है आप मतलब जब आपका सीमेन जो है वजाइना में जाएगा ही नहीं तो फिर फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अदरवाइज़ डायरेक्टली जो है इसका पेरोनीज डिजीज़ का डायरेक्टली स्पर्म पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। अब्दुल मतीन साहब ने कहा है कि पीनस की स्ट्रेंथ कम होती है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। अच्छा, वो एक और चीज़ है, मर्दाना कमज़ोरी, हम पेरोनीज डिजीज़ डिस्कस कर रहे हैं, तो आपका जो इशू है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का है, जिसको मर्दाना कमज़ोरी भी कहते हैं। तो उसमें तो फिर जो एवेलुएट करना पड़ेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। आपको शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर, आपका कोलेस्ट्रोल तो ज़्यादा नहीं है, साथ में ये है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल हम करवाते होते हैं। ये सारी चीज़ें देख के फिर उसके अकॉर्डिंगली आगे आपको कौन सी मेडिसिन देनी है उसके अकॉर्डिंगली करते होते हैं। जी, कांटेक्ट नंबर हमारा इसमें दिया हुआ है, जो हमारा फेसबुक पेज है ना उस पर भी दिया हुआ है, और डिफरेंट जगह पे ना अपॉइंटमेंट का नंबर दिया होता है, तो वो आपको मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो ये सारा ओवरव्यू था पेरोनीज डिजीज़ का। उसमें यही होता है कि जो नफ्स है वो टेढ़ा हो जाता है फाइब्रस प्लेक बनने की वजह से, जहाँ पे ये कोलेजन डिपॉजिट ज़्यादा हो रहा होता है। इसके रिगार्डिंग किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, फ़ी ये है कि फ़ी को इतनी ज़्यादा हम लेते नहीं हैं, 800 फ़ीस है, तो फ़ी का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जी, कार्डी कह रहे हैं, कार्डी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कार्डी सिर्फ टेढ़ेपन को कहते होते हैं, वो डार्सल भी हो सकती है, वेंट्रल भी हो सकती है, लेटरल कार्डी भी हो सकती है। तो कार्डी टेढ़ेपन को कहते होते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि हमारा जो टॉपिक है पेरोनीज डिजीज़, उसमें टेढ़ापन भी होता है, दर्द भी होता है होशियारी के दौरान, साथ में ये है कि मर्दाना कमज़ोरी भी हो सकती है, और पीनस की लेंथ भी शार्ट हो जाती है। तो इसमें जो है मल्टीपल ये जो डिफॉर्मिटी है इसमें मल्टीपल हैं, सिर्फ कार्डी नहीं होता, कार्डी एक इसकी वन फीचर है। अच्छा, सर्जरी कास्ट पूछी है, उसमें यही है कि हम जो है ना पिनाइल इम्प्लांट मैं तो नहीं डाल रहा, ठीक है। यहाँ पे लाहौर में कुछ जगह पे डाल रहे हैं, ठीक है। तो वो कास्ट डिफरेंट है, वो वहाँ पे एग्जैक्ट वो बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 8 से 10 लाख होती है कास्ट। लेकिन जो इंजेक्शन है जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं
वो तो मतलब नॉर्मल प्राइस के इतने ज़्यादा नहीं हैं। जो कोलेजनेज इंजेक्शन बाहर से मिलता है यूके से या बाकी जगहों से, वो काफ़ी महंगा है, और जब आपको उसको कन्वर्ट करते हो पाकिस्तानी रुपीज़ में तो एक इंजेक्शन आपको 20-24 लाख का जाके पड़ता है, तो वो काफ़ी महंगा है। हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन अवेलेबल हैं हम तो उन पे ट्रीटमेंट करते होते हैं। तो नीचे रमज़ान साहब हैं, वो कह रहे हैं नफ्स बिल्कुल छोटा हो गया है, होशियारी नहीं होती। उसमें यही है कि आप अपने आप को इवेलुएट करवाएं कि आपका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, नफ्स छोटा क्यों हुआ है और आपको जो है मर्दाना कमज़ोरी क्यों है। उसमें डिटेल इवेलुएशन होती है, हिस्ट्री, फिर एग्ज़ामिनेशन, फिर उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उसमें हम पेशेंट की शुगर हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया, टेस्टोस्टेरोन लेवल हो गया, तो वो सारा कुछ करवा के उसके अकॉर्डिंगली आगे ट्रीट करते होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग और किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो इसको मैं समराइज़ करता हूँ। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है पेरोनीज़ डिज़ीज़। पेरोनीज़ डिज़ीज़ में क्या होता है कि आपका जो पीनस है उसमें फाइब्रस प्लेक बन जाते हैं ड्यू टू फाइब्रोसिस। रिपीटेड सेक्सुअल ट्रॉमा की वजह से फाइब्रस प्लेक बन जाते हैं। उस फाइब्रस प्लेक के बनने की वजह से आपका जो पीनस है वो टेढ़ा हो जाता है। वो अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड, या लैटरली राइट लेफ़्ट कहीं भी हो सकता है। और उससे ये होता है पेशेंट को इंटरकोर्स के दौरान पेन होता है जब अपने पार्टनर के साथ मिलाप करते हैं। और साथ में ये है कि पीनस की लेंथ भी शार्ट हो जाती है, और उसकी जो पावर है पीनस की, जो मतलब सेक्सुअल पावर है, वो भी कुछ मरीज़ों में वीक हो जाती होती है। तो ये मसले उसके साथ होते हैं। और फिर इवैल्यूएशन वही है, हम पेशेंट को जो है हिस्ट्री एग्ज़ामिन करते हैं, और फिर उसके बाद उसका अल्ट्रासाउंड डॉपलर करवाना हो तो वो करवाते हैं। और ट्रीटमेंट में वही है कि कुछ ओरल मेडिसिन है, वो इन्फ्लेमेशन और पेन को कम करती हैं, और बाकी कुछ इंजेक्शन है और सर्जरी का ऑप्शन होता है। ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। और किसी का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। आई थिंक सबके सवाल कंप्लीट हो गए हैं, तो चलें इसको वाइंड अप करते हैं। सबका शुक्रिया जिन्होंने ज्वाइन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।